देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन पे और कटरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन जो है डिपार्ट हो चुकी है। ट्रेन आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो साफ तौर पे हाथ हिला करके हम लोगों को विदाई दे रहे हैं, विदा कर रहे हैं यहाँ से। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ देखिए तमाम वो बच्चे जो हैं यहाँ से हाथ हिला करके, उनके हाथ में फ्लैग्स हैं और वो भी इस ऐतिहासिक पल को जो है वो देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण लम्हा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इस ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। उनसे पहले उन्होंने अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया और उसके साथ ही अब एक नए सफ़र की एक तरह से शुरुआत जो है वो हो चुकी है। हम यहाँ मौजूद हैं, इस सफ़र के दौरान हम लगातार आपको खबर पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए ये सफ़र जो है आने वाले समय में कटरा से श्रीनगर का बेहतर होने जा रहा है, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। हम सीधे तौर पर श्रीनगर के लिए मूव कर चुके हैं यहाँ से, यानी कटरा से, और इसी वंदे भारत के अंदर से हम लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी भरा कॉल आया। ये कॉल रात 11 बजे आया। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो पता चला ये गाजियाबाद से कॉल आया है, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को पूरे मामले की बात बताई कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। उसके बाद उस नंबर को ट्रेस किया गया, जो कि नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, और जिस व्यक्ति का वो नंबर है वो फिलहाल फरार है, वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दोनों राज्यों की पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील तरीके से सामने आया। और वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में यूपी 112 पर एक कॉल आई, जिसमें कि कॉलर द्वारा ये कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जान से मार दिया जाएगा। इस पर तत्काल ही जो कंट्रोल रूम है उसने दिल्ली के कंट्रोल रूम को इसको अवगत कराया। वह पीआरवी, चीता और थाने का लोकल फोर्स मौके पर पहुंचा। इस कॉलर से संपर्क उसके पश्चात नहीं हो पाया है। इसका जो जिस नंबर से कॉल आया था उसका कैफ आईडी इत्यादि निकाल कर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्विलांस पर इसमें काम चल रहा है, टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही जिस भी व्यक्ति द्वारा इस कॉल को किया गया है उसको ट्रेस करके और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में निर्माणाधीन वैली ब्रिज गिरने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पंकज पांडे ने 4 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है और साथ ही जिसके पास चार्ज था उसको भी निलंबित कर दिया गया है और जो छुट्टी पर था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और साथ ही साथ उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। ये चूंकि करोड़ों रुपए का पुल था और बीच में ही इसका गिर जाना, शटरिंग ठीक से नहीं होना, सपोर्ट ठीक नहीं होना, तो अभियंताओं की गलती मानी गई है, लापरवाही मानी गई है कि वैली ब्रिज बनाने के लिए जो निर्माण के दौरान उनकी लगातार एक इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम होता है उसका बहुत बड़ा अभाव रहा है। और ये भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ जिस तरह के काम चल रहे हैं, जितने भी अभियंता हैं उनको ताकीद की गई है कि वो अपने जितने भी जुरिस्डिक्शन है वहाँ निर्माणाधीन कार्यों की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करें और उनका निरीक्षण करें। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे इमीडिएटली, और अधिशासी अभियंता जो रेगुलर वहाँ के हैं वो और सहायक अभियंता, इसके अलावा जो रेगुलर अधिशासी अभियंता हैं वो छुट्टी पे हैं पिछले 5-6 दिन से। उस दौरान दूसरे अधिशासी अभियंता के पास चार्ज था वहाँ का, क्योंकि पुल इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए, मुश्किल में सैंक्शन होता है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है अगर हम पुल बनाते हैं तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए था। तो जो दूसरे अधिशासी अभियंता जिनके पास चार्ज था उनको भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। कुछ ठेकेदार की गलती आई है कि उसने कुछ सपोर्ट की कुछ चीज़ें लगी हुई थी उसके अंदर, वो उसने टाइम से पहले निकाल दिया बिना सपोर्ट ध्यान दिए हुए, तो इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर की गई। इसमें उच्च स्तर से निर्देश दिए गए थे कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उसी के क्रम में ये हम लोगों ने कार्रवाई की है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। प्रयागराज के एलनगंज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर लगभग 10 दिन से अभ्यर्थी डटे हुए हैं और आज महाधरने का आह्वान किया गया था, जिस पर लगातार पूरे प्रदेश से डीएलएड प्रशिक्षु पहुंच रहे हैं और लगातार धरने पर डटे हुए हैं। आप देखिए कि गेट पर ही धरना लगातार जारी है और इस महाधरने पर लगातार दूर दराज से
जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डटे हुए हैं। लगभग 10 दिन हो गया। अगर प्रयागराज के तापमान की बात करें तो यहाँ पर लगभग पारा 45 और 47 डिग्री के आसपास रह रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी में तपस भरी धूप में भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षु हैं, लगातार इन्होंने डीएलएड किया, उसके बाद अब नई भर्ती को लेकर के मांग कर रहे हैं। यहाँ पर धरने पर लगभग 10 दिनों से बैठे हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर है और ये रोटी भी ली हुई है, जिस पर लिखा गया है कि किस तरीके से जो ये रोटी है इस पे लिखा गया है कि 2 रोजगार, योगी सरकार, डीएलएड शिक्षक भर्ती। तो आप देखते सकते हैं कि किस तरीके से रोटी जो है वो ली गई है और इस रोटी के माध्यम से विरोध और प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और लगातार जो शिक्षक भर्ती है, क्योंकि इनका कहना है कि 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई है, उसमें देख सकते हैं कि कितना कोने कोने से अभ्यर्थी जो है वो लगातार धरना कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ अमित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। रील बनाने के शौकीन लोगों का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसका एक नज़ारा कानपुर में देखने को मिला, जहां छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कैंपस में एक युवक लड़कियों से गले लगने को कह रहा है। वह कह रहा है कि अगर लड़की उसके गले लग जाएगी तो उसके दोस्त उसे 500 रुपये देंगे। वह इसका वीडियो भी शूट करता है और इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि छात्र संघ की तरफ से एक छात्र ने इस मामले में कानपुर पुलिस को तहरीर दी है। हम लोगों ने थाना कल्याणपुर में रीलबाज के विरुद्ध एक एप्लीकेशन दी है और पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इन रीलबाजों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और विश्वविद्यालय परिसर में अश्लीलता नहीं फैलेगी। मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन मौज के नाम पे, मस्ती के नाम पे अश्लीलता विश्वविद्यालय में नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन पुलिस मामले की तफ्तीश के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिक्षा श्याम तिवारी, रजिस्ट्रेड कानपुर। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम तलाशने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कौशल विकास बढ़ाने के लिए और तमाम ऐसे विषयों पर काम करने के लिए जिससे राज्य को अग्रणी बनाया जा सके, ऐसे मामलों के लिए एक सरकार ने बहुत ही प्रभावशाली कमेटी का गठन किया है, जिसका नाम रणनीतिक सलाहकार समिति रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके अध्यक्ष होंगे और सेतु आयोग के सीईओ पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा मौजूदा मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पूर्व मुख्य सचिव आई.के. पांडे, पूर्व प्रमुख सचिव डॉक्टर राकेश कुमार जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, और यूसीसी कमेटी में जो कानून के निर्माण वाली कमेटी में और रेगुलेशन कमेटी में भी मेंबर थे, मनु गौड़, जिन्होंने जनसंख्या पर भी बड़ा काम किया है, उनको इसमें सदस्य रखा गया है। बाकी सब सदस्य होंगे और ये कमेटी समय समय पर योजनाओं की समीक्षा करेगी, समय समय पर इस बात की तलाश करेगी किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में कौन कौन सी संभावनाएं बन रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया जाना राज्य हित में होगा। ऐसे तमाम मानक होंगे जिनको ये कमेटी लागू करने के लिए बैठकों में अधिकारियों को बुला सकेगी। इसके पास अधिकार होगा कि वो योजनाओं की समीक्षा करे और कौन सी योजना फलीभूत हो रही है और कौन सी योजना प्रासंगिक नहीं है, इन सब चीज़ों को देखने का काम ये कमेटी करेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। नैनीताल में विद्युत विभाग और नगर पालिका आमने सामने आ गया है। दोनों के बीच स्ट्रीट लाइट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विद्युत विभाग ने नगर पालिका को 4 करोड़ का स्ट्रीट लाइट का बिल थमाया है और उसका भुगतान नहीं करने पर 8 जून को नगर की सभी स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। तो दूसरी तरफ नगर पालिका ने अभी 25 करोड़ का सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर का बिल विद्युत विभाग को भेजा है। नगर पालिका ने कहा कि अगर दोनों के बीच म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं होता है और 8 जून को विद्युत विभाग स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट देता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, प्लस हमारी बिल्डिंग, हमारी जगहों में इन्होंने जो ऑफिस हैं या इनके और भी ट्रांसफार्मर के साथ अतिरिक्त में बिजली घर हैं, उन पर किराया लगाया गया है। चूँकि अभी इससे पहले इनको सफाई कर और हाउस टैक्स का लिया गया था,
जिसका समायोजन बिजली विभाग द्वारा संभवतः पूर्व में किया गया, चूँकि हमारे द्वारा पूर्व में भी इनसे किराए की वसूली किया गया और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि नगर पालिका की लैंड पर, चूँकि यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि नगर पालिका नैनीताल की अपनी स्वयं की लैंड है, यहाँ रेवेन्यू लैंड नहीं है, किराया देना होगा, किराया इम्पोज किया गया है। जिस तरीके से दोनों के बीच परिस्थितियां बन रही हैं, उससे यह मामला कानूनी मोड़ भी ले सकता है। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज़ स्टेट। निर्जला एकादशी के दिन आज बाबा विश्वनाथ का खास जलाभिषेक हुआ और कलश यात्रा के माध्यम से इस जलाभिषेक को संपन्न कराया गया और इस जलाभिषेक की पूरी यात्रा में जनप्रतिनिधि, काशी के स्थानीय लोग भी शामिल रहे। खास बात ये रही कि जिन नदियों के जल से बाबा का जलाभिषेक किया गया उसमें सिंधु नदी भी के जल भी शामिल थे, पाकिस्तान की नदियों के जल से भी बाबा का जलाभिषेक हुआ और इस जलाभिषेक के माध्यम से दर्शाया गया कि किस तरीके से सेना का जो शौर्य है, साहस है, वो बाबा के आशीर्वाद से लगातार बढ़ता जा रहा है और जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं ने यही कामना की, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई है, पाकिस्तान को भारतीय सेना ने धूल चटाया है, उसी तरह से सेना का पराक्रम लगातार बढ़ता रहे। जलाभिषेक के दौरान वाराणसी में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, साथ ही स्थानीय लोग मौजूद रहे, श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी ने सिंधु नदी, गंगा नदी सहित कई नदियों के जल से बाबा का जलाभिषेक संपन्न किया। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। कथित क्लासरूम घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने सत्येंद्र जैन, जो कि पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी रहे हैं, उनको जांच के लिए बुलाया है और उनसे पूछताछ होगी। 6 तारीख को सत्येंद्र जैन को सम्मन किया गया था 6 तारीख को आने के लिए और 9 तारीख को मनीष सिसोदिया, जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, उन्हें सम्मन किया गया था। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 12,748 क्लासरूम बनाए थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो फिर बहुत हो हंगामा हुआ था। इस मामले में एसीबी जांच कर रही है। लगभग जो घोटाला बताया जा रहा है वो 2000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। इस कथित घोटाले में क्या जांच में निकल के आएगा ये अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी तो शुरुआती तौर पर जो है वो जिन पर इसका आरोप लग रहा है, यानी कि सत्येंद्र जैन और उस वक्त के मंत्री सत्येंद्र जैन और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया, उनको पूछताछ के लिए जो एसीबी है वो बुला रही है। उसी चरण में 9 तारीख को मनीष सिसोदिया को भी पेश होना है। एसीबी के दफ्तर में विकास सदन पहुंचे हैं सत्येंद्र जैन और वहां पर जो है उनसे पूछताछ हो रही है। उनसे जो है पूरे कई सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो मांगा जा रहा है, क्योंकि क्लासरूम बनाने में ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला जो है वो हुआ था और वो पैसा कहाँ गया, कैसे उसका रूट किया गया, और इन तमाम सवालों को लेकर जो है वो सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 5000 से ज्यादा एक्टिव मामले जो हैं वो हो चुके हैं और 15 मई से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो बीते 1 महीने के अंतराल में ही 20 गुना से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। वहीं अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसके अनुसार केरल में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं, जिसमें लगातार मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कोविड निमोनिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते अगर हम बात करें केवल दिल्ली की तो बीते 4 दिनों में 2 मौतें केवल कोविड निमोनिया से हुई हैं। तो ऐसे में आप लोगों को भी ये ध्यान रखें कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता आपको उस बीमारी से बचा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बच्ची की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। बच्ची दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट थी, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नोएडा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आंकड़ों के मुताबिक अभी तक इस सीजन में कोरोना के 190 केस अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं और अस्पताल के अंदर, जिला अस्पताल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दवाइयाँ लेने के लिए अलग अलग बीमारी के लोग पहुँचे हैं और तमाम जो एहतियात हैं वो बरतने की अपील जो है वो डॉक्टरों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा
द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो फिरोजाबाद में 2 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि बिजनौर में एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हो चुकी है और नोएडा में एक छोटी बच्ची की मौत कोरोना से हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि उस बच्ची की मौत के बाद अब उसके परिवार के लोगों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो कहीं बाहर घूम कर आए थे या नहीं आए थे। एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है और जिला अस्पताल के अंदर 10 बेड को आरक्षित किया गया है। साथ ही CHC, PHC को भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तमाम जो मेडिसिन है जरूरत की उन सबको उपलब्ध करा लिया गया और टेस्ट करने के लिए जो किट हैं वो शासन से पहुंच गई है, तो टेस्ट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। और लोगों से ये अपील की गई है कि अगर जरा से भी कोरोना के सिम्टम्स लोगों के अंदर नजर आते हैं तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचे, हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें और अपना टेस्ट करा के इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनको कोरोना है या नहीं है। पूरे एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग फिलहाल अलर्ट पर नजर आ रहा है। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। बकरीद पर वाराणसी में बकरा मेला लगा हुआ है, जहां पर लाखों की संख्या में बकरे आए हैं कुर्बानी के लिए। लगातार लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। उन्हीं में से ये एक बकरा है जिस पर अल्लाह लिखा हुआ है उर्दू में और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। इस बकरे की कीमत 5 लाख रुपए जो बेचने वाले ने रखी है, 4 लाख तक इसका नाम रखा गया है। जैसा बताइए कहाँ पर ये अल्लाह लिखा है, तो दिखाइए जैसा। देखिए ये दिखा रहे हैं कि अल्लाह ये कहाँ पर लिखा है, कहाँ लिखा है। तो देखिए ये दिखा रहे हैं कि उर्दू में जो है अल्लाह यहाँ पर बस बकरे में लिखा हुआ है और इसीलिए बकरीद के दिन कुर्बानी के समय इसकी कीमत जो है खरीदने से पहले 5 लाख रुपए है। कितना महंगा बकरा है और अभी तक क्या दाम लगा है? इसका बकरे का दाम अब तक लोगों ने 4 लाख रुपए तक जो है लगा हुआ है। हालांकि इसको देखा जाकर अल्लाह मोहम्मद ना लिखा है तो इसकी कीमत जो है 25 से 30 हज़ार रुपये तक की है, लेकिन अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ इस वजह से इसको जो है 4 लाख रुपये लोगों ने अपनी मोहब्बत में जो है लगा चुके हैं। तो 4 लाख तक इस बकरे का दाम लग चुका है, पर जो बेचने वाले हैं उनका कहना है कि उनकी जो डिमांड है वो 5 लाख की है, क्योंकि इस बकरे पर उर्दू में अल्लाह और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है, इसलिए इस बकरे की कीमत बढ़ गई है। हालांकि आप पूरे बकरा मंडी को देखें तो यहाँ पर लाखों की संख्या में बकरे लाए गए। हालांकि अधिकतर बकरे इस समय बिक गए हैं कुर्बानी के लिए, पर अभी भी हज़ारों की संख्या में बकरे जो है यहाँ पर मौजूद है। 10,000, 15,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, हर बकरे की अलग अलग कीमत है। पर सबसे महंगा बकरा वही है जो हमने आपको दिखाया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए यहाँ पर बेचने वालों ने रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आसमान से बरसती आग और तपती जमीन लोगों को पसीना बहाने को मजबूर कर रही है और तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जहां सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे बढ़ती दिखती थी, वो आज सड़कें भी सुनसान दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार धूप बढ़ती जा रही है। हालांकि बीच में मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ था, तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन फिर से मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। इसको लेकर लोग उस गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त आगरा के पालीवाल पार्क में मौजूद हूँ। तमाम यहाँ ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ शीतल पेय ठंडा पानी या पीने को मिलता है, शिकंजी मिलती है, और ऐसे में लोग यहाँ साफ तौर से दिखाई देते हैं कि उस गर्मी से बचने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले राहत थी, बारिश का मौसम शुरू हुआ, अब फिर से गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तापमान ऊपर पहुँच चुका है और दो बार ज़्यादा जरूरी काम से ही बाहर निकलते हैं, बैठो करना चाहते हैं। गर्मी का आलम है कि लोग इस गर्मी से बेहद परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि खास तौर से इस गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर न निकलें, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी आशंका जताई जा रही है कि गर्मी लगातार अपने शवाब पर होगी, क्योंकि इस गर्मी के बढ़ने से लोग पसीना बहाने को मजबूर हैं और इसके साथ ही लोग बचने का भी प्रयास कर रहे हैं। आगरा से जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।